स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मोदी अमर चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी ड्रामा बताएंगे दोस्तों। आखिरकार शरद पवार जो चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और इसके बाद अब अजित पवार की पार्टी को बचा पाना लगभग असंभव होने लगा है। दोस्तों बताएंगे कैसे सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के बावजूद शरद पवार ने मोर्चा खोला है और कौन सा एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरी की पूरी अजित पवार की पार्टी धीरे धीरे करके शरद पवार के पक्ष में जा सकती है दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के द्वारा एक ऐसा और बड़ा हैवी मंत्रालय छीन लिया गया है जिसे लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जारी बंगाल के इलेक्शन में आखिर किसकी जीत होगी। बताएंगे ताजा सर्वे में क्या नया मामला सामने आया है दोस्तों और किस और बह रही है हवा। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों बोला कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, जजों को धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अब अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार के सिवा कोई भी एनसीपी को एकजुट नहीं रख सकता है और आने वाले दिनों के अंदर शरद पवार के ही पक्ष में सारे के सारे एनसीपी के लोग जाएंगे और अजित पवार की पार्टी का शरद पवार की पार्टी में विलय होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर शरद पवार के भतीजे अजित पवार की मौत के बाद सबसे बड़ा चर्चा इस बात को लेकर चल रहा था कि आखिर पार्टी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, यानी अजित पवार की पार्टी जो एनसीपी एपी पार्टी थी, अजित पवार पार्टी थी, उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में जाएगी। क्या परिवार का कोई व्यक्ति मोर्चा संभालेगा या फिर किसी वरिष्ठ नेता के हाथ में पार्टी की कमान जाएगी दोस्तों। और अंत में फैसला लिया गया कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के हाथ में पार्टी की कमान जाएगी, यानी सुनेत्रा पवार को बीते दिन अचानक से 5 बजे के आसपास शपथ दिलवाकर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। ऐसे में दिन भर लगातार चर्चा चलती रही, बड़े बड़े नेता शरद पवार के घर पर बैठे रहे कि क्या एनसीपी पार्टी का आपस में विलय करा दिया जाए। लेकिन काफी देर बैठक के बाद अंत में फैसला लिया गया कि पार्टी का कोई विलय नहीं होगा, यानी शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की पार्टी का आपस में कोई मर्जर नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि शरद पवार इस बात से नाराज थे कि अगर पार्टी के मर्जर को लेकर बात करनी है, एकजुटता को लेकर बात करनी है, तो फिर यह फैसला किसने लिया कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को अगला डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। शरद पवार इस बात से नाराज थे और उन्होंने इशारों में बताया कि पार्टी के अंदर कुछ नेता हैं जो अजित पवार की पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिवार पर कंट्रोल करना चाहते हैं। बिना परिवार को बताए सुनेत्रा पवार का नाम आगे कर दिया गया। अगर दोनों पार्टी का आपस में मर्जर होता तो सुप्रिया सुले को बनाया जा सकता था उप मुख्यमंत्री या किसी और को भी बनाया जा सकता था, लेकिन मर्जर से पहले ही यह फैसला ले लिया गया कि एनसीपी अजित पवार ग्रुप की ओर से सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा दोस्तों। और यह फैसला लेने वाले जो लोग हैं उसमें प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे के साथ साथ छगन भुजबल का नाम है जो पार्टी पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि शरद पवार एनसीपी पार्टी को फिर से कंट्रोल करे और इसीलिए चाहते हैं कि अजित पवार गुट का शरद पवार के साथ में कोई भी समझौता ना हो, कोई भी आपस में मर्जर ना हो। और इसके बाद सुनेत्रा पवार का नाम आगे कर दिया गया दोस्तों और शरद पवार इसी बात से भड़क गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमको तो अंधेरे में रखा गया और बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मीटिंग हुई थी दोस्तों, जो समारोह रखा गया था, वो समारोह केवल 15-16 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। यानी राज्यपाल आते हैं और जनगणमन किया जाता है, उसके बाद सुनेत्रा पवार आकर शपथ लेती हैं और शपथ के बाद तुरंत जनगणमन करके खत्म करके यानी राष्ट्रगान गाकर पूरी तरीके से समारोह को खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि शरद पवार इस दौरान बैठक में नहीं पहुंचे या फिर यूं कहिए कि सभा में नहीं पहुंचे। शपथ लेते हुए उन्होंने सुनेत्रा पवार को नहीं देखा क्योंकि शरद पवार इस बात से नाराज है कि अचानक से सुनेत्रा पवार का नाम क्यों आगे कर दिया गया और 4 दिन के अंदर अगर अजित पवार की पत्नी को शपथ लेने के लिए बोला गया तो जरूर पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार का पार्टी के ऊपर कंट्रोल हो और इसीलिए सुनेत्रा पवार का नाम आगे करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि असली बम तो तब फूटा जब पता चलता है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नियुक्त कर दिया है, लेकिन जब बात आई मंत्रालय की तो असली धमाका होता है दोस्तों। खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद राज्यपाल ने सुनेत्रा पवार को राज्य में उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया है दोस्तों। लेकिन जब मंत्रालय देने की बात आई तो उनको केवल 3 मंत्रालय दिए गए हैं। पहला जो मंत्रालय है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी का मंत्रालय है, दूसरा स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर का मंत्रालय दिया गया और तीसरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और ऑकफ नाम का डिपार्टमेंट दिया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर ये जो 3 मंत्रालय दिए गए हैं, इसके प्लस भी 2 मंत्रालय अजित पवार के पास हुआ करता था, यानी अजित पवार वित्त मंत्री के तौर पर राज्य में काम कर रहे थे और प्लानिंग और फाइनेंस विभाग उनके पास था दोस्तों। इसके साथ में और भी 2-3 बड़े मंत्रालय थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य के अंदर जो 3 सबसे बड़े मंत्रालय माने जाते हैं उसमें गृह मंत्रालय, फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय है दोस्तों। और वित्त मंत्रालय क्योंकि अजित पवार को दिया गया था इसीलिए वो गठबंधन का हिस्सा बने थे और अजित पवार को इतना बड़ा मंत्रालय दिए जाने पर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे, वो भी मंत्रालय मांग रहे थे। इस बार क्योंकि अजित पवार की मौत हो गई है दोस्तों तो पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता गए थे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए और बोला गया था कि ये जो वित्त मंत्रालय है ये वापस से एनसीपी पार्टी को मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमको गठबंधन के बारे में विचार करना पड़ेगा। धमकी देकर आए थे, इसके बावजूद सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं
नहीं दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके की नाराजगी होगी दोस्तों, और खासकर सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी एपी के अंदर इस बात की चर्चा होगी कि सुनेत्रा पवार को आगे करके उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के साथ में सांठगांठ कर ली है और भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को कोई बड़ा मंत्रालय दे देगी और इसके एवज में एनसीपी से सबसे बड़ा मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय छीन लिया गया है। और अगर शरद पवार मंत्रालय को लेकर बीजेपी से बात करते तो कम से कम वित्त मंत्रालय तो जरूर दिलवाते दोस्तों, लेकिन शरद पवार से इतर पार्टी के कुछ नेता, चाहे वो जयंत पाटिल हो या फिर धनंजय मुंडे हो, छगन भुजबल हो या फिर जयंत पाटिल हो, इन सबके सब लोगों ने मिलकर पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रच ली है और शरद पवार को अलग कर दिया गया है। और इसके बाद एनसीपी एपी पार्टी के अंदर आपसी फूट को बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनसीपी एपी पार्टी को बड़े बड़े मंत्रालय जो मिलने चाहिए तो उससे दूर रखा गया है। कुल मिलाकर इन सारे नेताओं पर एनसीपी एपी को कमजोर करने के आरोप लगेंगे दोस्तों, और ये शरद पवार के लिए मौका है जब वो एनसीपी एपी के लोगों को बताएंगे कि कैसे पवार परिवार को कमजोर करके बीजेपी के साथ डील करके जो बड़ा मंत्रालय मिल सकता था वो नहीं मिला, क्योंकि पार्टी पर अब परिवार का कंट्रोल नहीं है बल्कि बाहर से आने वाले लोगों का कंट्रोल है जो बीजेपी के साथ मिलकर सांठगांठ वाला काम कर रहे हैं। और अब सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी धीरे धीरे बवाल और ज्यादा तेज होगा। अगर आप भी मानते हैं कि शरद पवार को केवल कुछ दिन इंतजार करना है, पूरी तरीके से अजित पवार की पार्टी अपने आप धाराशाही हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो बीजेपी के साथ सांठगांठ करके चलते हैं दोस्तों। और प्रफुल्ल पटेल जो है वो गुजरात के नेता है दोस्तों और दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे अजित पवार की पार्टी में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी सांठगांठ भी चलती है। और ऐसे में एनसीपी एपी को कमजोर करने के लिए अंदर खाने बीजेपी से ये बातचीत कर रहे हैं। ये बातें एकदम पार्टी के अंदर फैलने वाली है और पूरी तरीके से एनसीपी एपी धाराशाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बड़े पवार के पास ही जाएगी एनसीपी एपी पार्टी, आज नहीं तो कल पूरी पार्टी का टूटना तय है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर शरद पवार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए तो असली खेला वहीं से शुरू हो चुका है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया टुडे और सी वोटर के द्वारा हालिया कराए गए सर्वे मूड ऑफ द नेशन यानी MOTN के अनुसार अगर आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनावी राज्य के अंदर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपना 2024 का पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है और जीत रही सीटों पर होगा जितना 2024 के चुनाव में हुआ था। तो तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल अपने पुराने स्थिति में बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश के बावजूद पश्चिम बंगाल के अंदर उभर नहीं पा रही। अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से 2026 का चुनाव भी जीतेगी, 21 वाला 26 में रिपीट होगा, बल्कि और बड़े बहुमत के साथ में तृणमूल कांग्रेस जीत कर आएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी का ग्राफ अब नीचे ढलता जा रहा है। 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिल गई थी दोस्तों, लेकिन जब 2021 में फिर चुनाव होते हैं तो राज्य के अंदर बीजेपी की सीटें कम हो जाती है और 2024 में और कम होकर बीजेपी 12 पर आकर अटक गई और अब आने वाले दिनों के अंदर बंगाल के अंदर बीजेपी और कमजोर होती हुई नजर आ सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की पुलिस को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि उसके अधिकारी नियमित रूप से यानी लगातार बार बार न्यायाधीशों, जजों को और विशेषकर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो CJM होते हैं उनको अपने पक्ष में आदेश पारित करने के लिए बार बार दबाव बनाते रहते हैं। यानी राज्य के जो बड़े अधिकारी है वो सरकार के पक्ष में आदेश देने के लिए पूरी तरीके से जजों को कंट्रोल करने के लिए उन पर दबाव बनाते रहते हैं। कार्रवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पुलिस राज बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्य के वकील को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए कि इसे पुलिस राज्य हम लोग बनने नहीं देंगे। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस वाले अधिकारी सब मिलकर जजों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे आधार पर फैसला लो, यानी पुलिस वालों को ही सपोर्ट करो और अधिकारियों को ही सपोर्ट करो, राज्य की सरकार को ही सपोर्ट करो, और जब जजों पर जोरदार तरीके से दबाव बनाया जाता है। इन्हीं बातों पर नाराजगी जताते हुए कहा गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, यानी पुलिस के मुताबिक पूरा न्याय व्यवस्था नहीं चलेगा। न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था एक दूसरे के अलग है और एक दूसरे के अलग चलेंगे। यानी अगर पुलिस वाले गलती करेंगे तो जनता के पास एक ही विकल्प है कि वो न्यायालय जाए, और अगर न्यायालय पर भी दबाव बना दिया जाएगा और वो पुलिस के मुताबिक काम करने लगेगा तो फिर तो ये एक स्टेट पुलिस स्टेट कहलाएगा, यानी राज्य ही पूरी तरीके से पुलिस आधारित हो जाएगी और न्याय की उम्मीद लोग कहीं नहीं कर पाएंगे। जज ने इसी और इशारा करते बल्कि खुलकर उन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दबाव जजों पर बनाया जा रहा है इस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम राज्य को स्टेट पुलिस वाला राज्य नहीं बनने देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोले हैं जज साहब और अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, ये देखने वाली बात है दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को सटीक और अपडेट बनाने के लिए 31 जनवरी 2026 यानी बीते दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर विशेष अभियान चलाया गया दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के ऊपर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत प्रदेश भर के अंदर 1,77,00,000 पोलिंग बूथों पर बूथ लेवल के अधिकारी यानी BLO सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ड्राफ्ट मतदाता सूची लेकर मौजूद रहेंगे। आयोग का यह कहना है कि आज भी लापरवाही हुई तो आपका वोट खतरे में पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने नजदीकी
उनकी बूथ पर जाकर नाम जरूर चेक करें और नाम ना होने पर फॉर्म 6 भरकर तुरंत पंजीकरण करवाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये अभियान चलाया जरूर जा रहा है, लेकिन इस अभियान से कितने लोग जुड़ पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं और जिस लेवल पर चुनाव की तैयारियां चल रही है उस लेवल पर अगर लोगों के नाम जोड़ने के लिए अभियान नहीं चलाया गया तो फिर बड़ी संख्या में लोग अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अलग होकर जनता उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने अब तीसरा मोर्चा बनाने का दावा करते हुए मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के अंदर एक मेगा अलायंस रैली किया। दोस्तों इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। ओवैसी की पार्टी बंगाल इकाई के अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने बेलडांगा के अंदर जेयूपी मंच पर आकर एआईएमआईएम की पूरी यूनिट की ओर से सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके जो माहौल बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर तीसरे मोर्चे के तौर पर नई नई पार्टियों को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और ये जो जेयूपी पार्टी बनाई गई है और इसके नेता हुमायूं कबीर ने निर्माण करने की बात करते हुए मीडिया के अंदर काफी नाम कमाया था दोस्तों। उसके बाद से लगातार चर्चा इन्हें लेकर चल रही है और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ में आ गए हैं तो कुछ हद तक तो माहौल इनका बना हुआ है। लेकिन देखना यह है कि क्या तीसरा मोर्चा क्या कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी वाला होगा या फिर जेयूपी पार्टी और एआईएमआईएम की पार्टी मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने में पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों मोर्चा आखिरकार नुकसान टीएमसी पार्टी का करेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं को ये अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और अगर मुस्लिम मतदाता डिवाइड हो जाते हैं यानी विभाजित हो जाते हैं तो फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरीके के गठबंधन बनने पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि ये नॉर्मल तरीके से यानी कोई एक नेचुरल तरीके से गठबंधन बन रहा है या फिर कोई प्रयोग है, कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर? जो भी आप लोगों की राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है दोस्तों। यानी जबरदस्त तरीके के ड्रामे करने के बाद जो सबको लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और इन्होंने दोबारा से ज्वाइनिंग करने का ऐलान कर दिया है। 27 तारीख को इन्होंने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था दोस्तों और इस्तीफा देते वक्त इन्होंने कहा था कि स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया गया उसे लेकर वो काफी आहत हो गए और क्योंकि वो नमक खाते हैं जिनका तो उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां सुन नहीं सकते। यानी योगी आदित्यनाथ की जमकर चापलूसी कर रहे थे दोस्तों, इस्तीफा देते हुए सरकार की तारीफ कर रहे थे। मीडिया वाले लगे माहौल बनाने और शंकराचार्य के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने की उनके खिलाफ भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जब वीडियो इनका देखा गया तो सबको समझ में आ गया कि ये ड्रामा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और अब पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा एक ड्रामेबाजी था दोस्तों, केवल गोदी मीडिया को कंटेंट देने के लिए। और अब इन्होंने दोबारा से अपने पोस्ट को स्वीकार करने का फैसला लिया है, जबकि इनके भाई ने बताया था कि ये फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर प्रशांत कुमार जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर बना है। इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इसने इस्तीफा दिया था दोस्तों और जो ड्रामा इसने रचा था तो इस पर कार्रवाई उल्टा की जानी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि दूसरी ओर आप देखेंगे अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों, पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, उनको घर में बंद किया गया, नजरबंद किया गया और तमाम तरीके की प्रताड़नाएं दी जा रही है क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हुए शंकराचार्य के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था। और यही होता है, दो अलग अलग तरीके के मामले को दो अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो लोग सत्ता के साथ में खड़े हैं, सत्ता वाले पूरी तरीके से उनको अवार्ड दे रहे हैं दोस्तों, और जो लोग सत्ता के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं उन लोगों को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर नीति निर्धारण में समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या बजट के आंकड़े पेश किए जाने के तुरंत बाद उसमें संशोधन किया जाएगा, क्योंकि बजट के कुछ ही दिन के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की नई श्रृंखला जारी की जानी है। कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट कल यानी रविवार को पेश किया जाएगा, यानी आज की वो बात कर रहे थे दोस्तों। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बात को लेकर आशंकाग्रस्त है कि उनके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या होगा। मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा करने का ऐलान किया है दोस्तों। वित्त आयोग ने कौन सी सिफारिश की है, किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी राज्य सरकार को टैक्स का कितना पैसा जाएगा और केंद्र सरकार को टैक्स का कितना पैसा जाएगा, ये सारी घोषणाएं आज होने वाली है। लेकिन इन घोषणाओं से क्या राज्य सरकार को फायदा मिलेगा या फिर राज्य सरकारों को लूटा जाएगा, ये एक बड़ा फैसला आने वाला है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बहुत कुछ तय होने वाला है। हो सकता है कि विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर जोरदार तरीके से मोर्चा खोलते हुए मैदान में कूद जाए। साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के अंदर कहा कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बंगाल के अंदर टीएमसी को उखाड़ कर फेंकने के लिए लोगों के बीच में माहौल बना पड़ा है। ममता जी को एसआईआर का जितना विरोध करना है कर ले, मतदाता सूची से हम लोग घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। यानी बीजेपी के नेता अमित शाह ये दावा करते हुए कह रहे हैं कि 2026 में टीएमसी को टाटा अलविदा बाय बाय बोला जाएगा। बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले विधानसभा
विधानसभा चुनाव में उखाड़कर फेंकना होगा और यहाँ पर राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाएंगे अमित शाह के इन दावों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के दावे अमित शाह पहले भी कर चुके हैं, लोगों को समझ में आता है कि अमित शाह का ये जो दावा है पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 2 चुनाव में तो नहीं चला, इस बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी वाले ये बोलते गए थे तो बंगाल की जनता ने इनको पसंद नहीं किया। 2019 में थोड़ा बहुत समर्थन मिला, लेकिन 24 में आकर वो समर्थन भी घट गया 21 और अब 26 के अंदर देखना होगा किस तरीके का माहौल है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है दोस्तों। ममता बनर्जी हर तरीके से अस्मिता का कार्ड खेलने वाली है। बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि बंगाल में फिर से ममता बनर्जी बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बंगाल विरोधी है और इसके लिए पूरा एक माहौल बनाया जाएगा, पूरा एक सेटअप तैयार किया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी के चीफ भक्तचरण दास लगभग 6500 किलोमीटर की यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें 314 ब्लॉक से यात्रा निकलने वाली है। 30 डिस्ट्रिक्ट होते हुए इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता उड़ीसा के अंदर अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं दोस्तों। उड़ीसा के कांग्रेस पार्टी के चीफ भक्तचरण दास ने इससे पहले बीजू जनता दल के नेता से मुलाकात की थी। नवीन पटनायक को बोला था कि हमारे पास 15 विधायकों का समर्थन है, हम चौथे राज्यसभा की सीट के लिए आपको समर्थन देने को तैयार है। अगर बीजू जनता दल और विपक्ष एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को चौथी सीट के लिए राज्यसभा के लिए यहां पर हराया जा सकता है। देखना यह होगा कि बीजू जनता दल इस बात को स्वीकार करती है और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बीजू जनता दल और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं दोस्तों। और अगर बीजू जनता दल को राज्य में अपनी सरकार बनानी है तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ अगर बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक नहीं आते तो फिर मुश्किल है कि राज्य के अंदर उनकी पार्टी का रिवाइवल हो पाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने का काम तो करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके बाद राज्य के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये कि राज्य में जनता कांग्रेस और बीजेपी की तरफ मूव कर चुकी है। यानी बीजू जनता दल जो स्थानीय पार्टी थी उसको पहले अच्छा समर्थन मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग समझ गए हैं कि बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक की सेहत खराब हो गई है और अब वो राजनीति में 24 घंटे 7 दिन सक्रिय नहीं रह सकते। तो अब एक अच्छा विकल्प है कि कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल पार्टी के साथ चले और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल को लगभग रिप्लेस कर दिया है। और इस मामले को लेकर जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान की चर्चा काफी हो रही है दोस्तों। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी का नेता जो इससे पहले इंदौर वाले मामले को लेकर विवादित बयान देते हुए घंटा जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मृतकों की आलोचना करते हुए उनका अपमान करते हुए उल्टी सीधी बातें बोलता है। अब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए इस पर स्कूल में तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का भी सिलेबस बनना चाहिए। यानी बच्चे ज्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, तो परिवार से भी उनको अच्छा खासा ज्ञान मिलता है। तो परिवार के लोगों को भी ये पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, उनका भी सिलेबस तैयार होना चाहिए कि वो बच्चे को क्या पढ़ाते हैं। यानी परिवार के लोगों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की बातें कर रहे हैं। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि इनके खुद का बेटा नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटता है। खुद ये लोगों की मौत के बाद बयान देते हुए कहते हैं कि फालतू बात बोल रहे हो, और उसके बाद मीडिया वाले के सामने ही बोलते हैं, घंटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जब इनके खुद के संस्कार खराब है और इनका बेटा भी बदतमीजी की सारी लिमिट पार कर चुका है, तब ये आकर ज्ञान दे रहे हैं कि अब पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, उनका भी सिलेबस तैयार होना चाहिए कि वो बच्चे को क्या पढ़ाए। यानी ज्ञान देने के लिए सबसे आगे है दोस्तों, लेकिन इनके जो कर्म है वो किसी कुकर्म से कम नहीं है। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन आज 1 फरवरी है दोस्तों, और 1 फरवरी को देशव्यापी बंद का ऐलान सवर्ण समाज के लोगों ने किया था। और उसके बाद जब बीते दिन सवर्ण समाज के संगठनों से पूछा गया कि क्या उनका बंद अब नहीं होगा, तो इस पर कई सारे संगठन बोल रहे हैं कि बंद तो चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने सवर्ण समाज के लोगों को छेड़खानी करने की कोशिश की, उनको परेशान करने की कोशिश की। तो अब पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा ताकि अगली बार इस तरीके का कोई नियम कोई प्रावधान ना लेकर आया जाए। ऐसे में दोस्तों ग्वालियर के अंदर यूजीसी के विरोध को लेकर लगातार मोर्चा खुला हुआ है, और मोर्चा इसलिए खुल रहा है ताकि पूरी तरीके से यूजीसी के ऐसे किसी भी नोटिफिकेशन पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी की सरकार दोबारा से ड्राफ्ट करे, और स्वर्ण समाज के लोगों को डर सता रहा है कि कहीं दोबारा से अगर कानून ड्राफ्ट किए जाते हैं और इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वापस से स्वर्ण समाज के खिलाफ भेदभाव पूर्ण होगा, तो फिर दोबारा मैदान में उतरना पड़ेगा। एक बार जब समाज के लोग जग चुके हैं तो बीजेपी का पूरी तरीके से इलाज किया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगली बार लाने से पहले 10 बार सोचे। यानी आज कई जगह पर भारत बंद का असर भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के अंदर तो कई जगह पर सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन करते हुए, खासकर सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्म जन नायकन अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी पेचीदगियों में फंस गई है दोस्तों। फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर सीएफसी बोर्ड ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा है, कैविएट दाखिल करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ले उससे पहले एक बार सीएफसी बोर्ड से जरूर पूछे। सीएफसी बोर्ड इस पर अपना
अपना जवाब देना चाहता है, बताना चाहता है कि उन्होंने इस फिल्म को अंडर एज 16+ कैटेगरी सर्टिफिकेट के तहत क्यों रखा है और इस पर आदेश क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, थालापति विजय क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं तो उनके खिलाफ किसी भी तरीके के एक्शन को राजनीति से जोड़ा जाता है। ऐसे में CFC बोर्ड जो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के कंट्रोल में, CBFC बोर्ड, उसे लेकर और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर भगवंत नगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशुतोष शुक्ला ने अपने बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू कर दी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अफसर को डांटते हुए वो कहते हैं कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं यहां पर खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने अधिकारी और ठेकेदार पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और इस दौरान कैमरा भी ऑन था। उन्होंने कहा कि आप सांसद और मंत्री के सामने कहते हो कि सारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पर लापरवाही और भ्रष्टाचार चारों तरफ देखने को मिल रहा है। यानी राज्य सरकार के काम करने के तरीके को लेकर, उनके अधिकारियों को लेकर भी विधायक कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण राजपूत की ओर से भी मोर्चा खोला गया था। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ही विधायकों ने योगी सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी है, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।